नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन सी खबरों पर है सभी की निगाहें, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले मिड डे प्राइम में बात करेंगे बड़ी खबरों की। नक्सल मुक्त भारत अभियान को मिली बड़ी सफलता। सूत्रों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने 1 करोड़ के इनामी माओवादी कमांडर हिडमा समेत 6 नक्सलियों को किया ढेर। आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा पर हुई कार्रवाई। अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े 25 ठिकानों पर ईडी की रेड। दिल्ली, यूपी समेत 4 राज्यों में छापे। दिल्ली लाल किला ब्लास्ट से जुड़े हैं तार। कश्मीर में के 3 जिले में भी छापेमारी जारी। बिहार में सरकार गठन को लेकर दिल्ली से लेकर पटना तक बैठकों का दौर जारी। नई दिल्ली में अमित शाह के आवास पर भाजपा और जेडीयू नेताओं की बैठक। पटना में नीतीश कुमार से मिले जीतन राम मांझी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6ठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार किए प्रदान। जल संरक्षण पर दिया जोर, कहा सभी तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध। ब्राजील में चल रहे COP30 में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा भारत दिसंबर तक 2035 के लिए संशोधित राष्ट्रीय स्तर योगदान की करेगा घोषणा। जलवायु परिवर्तन की समस्या को बताया वास्तविक। तो सबसे पहले बात करेंगे खात्मे की ओर। लाल आतंक, जो जिस तरह से लगातार नक्सलवाद के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद लाल आतंक का दायरा सिमट चुका है। बेहद कुछ एक गिने चुने नक्सली रह गए और उन पर भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। और आज बड़ी कार्रवाई की गई है। नक्सलवाद के खात्मे के लिए चलाए गए रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सूत्रों के मुताबिक छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर जारी मुठभेड़ में माओवादी कमांडर हिडमा के मारे जाने की खबर है। वहीं हिडमा के साथ सुरक्षा बलों ने 6 नक्सलियों को भी ढेर किया है। हिडमा के ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। जानकारी के मुताबिक हिडमा कम से कम 26 घातक हमलों के लिए जिम्मेदार था, जिनमें 2013 दरभा घाटी नरसंहार और 2017 में सुकमा हमले शामिल हैं। झीरम, बीजापुर और बुरकापाल हमले का नेतृत्व भी हिडमा ने ही किया था। वहीं दंतेवाड़ा हमले में भी हिडमा के नेतृत्व में इसको किया गया था। इस हमले में 76 जवान शहीद हुए थे। इस हमले के बाद से संगठन में हिडमा की हैसियत बढ़ गई थी। कहा जाता है कि 2019 में रमन्ना की मौत के बाद हिडमा को नक्सलियों का शीर्ष कमांडर बना दिया गया था। माओवादी कमांडर हिडमा लंबे समय से सुरक्षा बलों की निगरानी में चल रहा था। तो हिडमा का मारा जाना बहुत बड़ी खबर है। खबर यह भी है कि उसकी पत्नी, जो कि 40 लाख का इनामी थी नक्सली, उसको भी मार गिराया गया है और 6 नक्सलियों को मार गिराया गया है। तो कहा जाना गलत नहीं होगा कि ताबूत में आखिरी कील साबित हो रही है इस तरह की जो कार्रवाइयां हैं। और लाल आतंक का दायरा अब लगातार सिमटता जा रहा है। हिडमा का मारा जाना छोटी खबर नहीं है। जो पुनर्वास नीति है सरकार की, उसके तहत तमाम नक्सली एक के बाद एक सरेंडर कर रहे हैं और जो सरेंडर नहीं कर रहे हैं वो हिडमा की तरह मारे जा रहे हैं। नक्सलियों के खिलाफ ये जो अभियान है उसको चलाया जा रहा है। झीरम घाटी में, बीजापुर में, बुरकापाल में हमले का हिडमा ने नेतृत्व किया था। हिडमा के ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का ये दुर्दांत नक्सली था। और तमाम जो बड़े हमले थे जिनके बारे में आपने सुना होगा, चाहे 76 सीआरपीएफ जवानों की हत्या का मामला रहा हो जो शहीद हुए थे, या फिर 2013 में, या फिर झीरम घाटी की जो घटना हुई थी, दरभा घाटी की दरअसल, जिसमें कांग्रेस का छत्तीसगढ़ का पूरा नेतृत्व जो था वो समाप्त हो गया था। उन सब में
हिडमा की बहुत बड़ी भूमिका थी। हिडमा ने उनको नेतृत्व प्रदान किया था। प्रदेश की सीमा पर यह मुठभेड़ हुई है। तो कई सारी बड़ी घटनाओं में हिडमा की भूमिका रही है और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए सोमेश पटेल हमारे संवाददाता रायपुर से मौजूद है। सोमेश, कितनी बड़ी खबर और कितनी बड़ी सफलता, कैसे आकलन करेंगे इसका? निखिल, मैं आपको बताना चाहूंगा अब तक की ये सबसे बड़ी खबर है, जिस तरह से कहा जा सकता है कि नक्सल मुक्त भारत बनाने के लिए जिस तरह से जवान जो नक्सलियों का जो कोर इलाका है उस इलाके में लगातार घुस कर ताबड़तोड़ इनकाउंटर भी कर रहे थे, जिससे सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता भी मिल रही थी। आपने देखा होगा बीते 2 सालों में सुरक्षा बलों को बस्तर के इलाके में भी बड़ी सफलता मिली है, जिसमें कहा जा सकता है कि 1500 से ज्यादा नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, 2000 से ज्यादा नक्सलियों की गिरफ्तारी हुई है। जो छत्तीसगढ़ सरकार है पुनर्वास नीति चला रही है और साफ तौर पर पुनर्वास नीति के तहत जो आत्मसमर्पण नक्सली है उन्हें इस योजना का लाभ भी मिल रहा है। दूसरी तरफ कहा जा सकता है आज जिस तरह से जो मुठभेड़ हुई है छत्तीसगढ़ के जो आंध्र प्रदेश बॉर्डर पर सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर जो नक्सली छुपे हुए हैं, जिसपे जो मोस्ट वांटेड नक्सली था जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था, जिसका नाम है यानी हिडमा। हिडमा कहा जाता है कि ये मोस्ट वांटेड नक्सली है, उसके ऊपर करोड़ों रुपए का इनाम था और कई सालों से जो छत्तीसगढ़ जो पुलिस है, महाराष्ट्र पुलिस है, आंध्र प्रदेश पुलिस है, तेलंगाना पुलिस लगातार इसे खोजबीन भी कर रही थी। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो सूचना मिली थी कि हिडमा जो करेगुट्टा की पहाड़ी है इस इलाके में छुपा हुआ है, करीबन 27 घंटों तक इलाके में जो सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ चली थी और उसमें बताया जा रहा था कि हिडमा इसी इलाके में छुपा हुआ था, लेकिन हिडमा उस ठिकाने से भाग चुका था। और आज जिस तरह से जो जानकारी मिली सुबह सुबह जो मुठभेड़ हुई थी, जो ग्रेन हांस फोर्स है जो मुठभेड़ कर रहे थे, इस मुठभेड़ में जो मोस्ट वांटेड नक्सली है हिडमा को मार गिरा। हिडमा जो इसके ऊपर 1 करोड़ रुपए के नाम थे, इसने कई नक्सली वारदात किए थे। जो बुरकापाल में जो घटना हुई थी जिसमें 76 जो जवान शहीद हुए थे उसमें भी जो बताया जाता है हिडमा का ही हाथ था। और भी ऐसे जो घटना हुई थी बस्तर के जो खतरनाक मोस्ट वांटेड नक्सली था। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि हिडमा का मारा जाना अब तक जो सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा, तो कुल मिला के ये भी कहा जा सकता है कि अब जो नक्सलियों का जो नक्सली के किले को भेद दिया गया है। कुल मिला के जो मोस्ट वांटेड नकली था, सबसे खूंखार नकली माना जाता था, इसके ऊपर कई वर्षों से जो सुरक्षा बल के जवान, जो इंटेलिजेंस लगातार इसकी खोजबीन भी कर रही थी। लेकिन ये कहा जा सकता है कि आज जिस तरह से जो सुरक्षा बलों को सफलता मिली, अब तक की सबसे बड़ा सफलता मिली है। बीते दिनों जो सुरक्षा बलों को जो सफलता मिली थी, अब तक 2024 से लेकर 2025 तक 4 से ज्यादा नक्सलियों का इनकाउंटर हो चुका है। आपने देखा होगा कि जो बस्तर का जो कोर इलाका है, चाहे बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा, इस इलाके में लगातार जो नक्सली होते थे अपनी मौजूदगी बताते थे। एक बात और समझना चाहेंगे सोमेश आपसे कि जिस तरह से देखिए पुनर्वास नीति चल रही है और उसके तहत लगातार एक के बाद एक आप ही रिपोर्ट कर रहे हैं कि एक के बाद एक जो है नक्सली वो आकर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, हथियार रख रहे हैं। कुछ एक अभी भी बचे हुए थे जिनमें हिडमा जैसे लोग थे और जो शीर्षस्थ कमांडर थे नक्सलियों को, उनका मारा जाना ताबूत में आखिरी कील साबित हो रहा है। कैसे, कितना बड़ा ब्लो है ये नक्सलियों के लिए? और जो आप कहते हैं कि लाल आतंक का दायरा सिमट रहा है, इसको किस तरह से परिभाषित करेंगे? कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि नक्सलवाद अब अंतिम चरण में है। हिडमा का मारा जाना माने कुल मिला के हिडमा जो सबसे मोस्ट वांटेड नकली था, जो नकलियों का शीर्ष नेता भी माना जाता था, जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए का इनाम था और जिसे वर्षों तक जो सुरक्षा बल के जवान लगातार इसकी खोजबीन भी कर रहे थे। लेकिन आंध्र प्रदेश की सीमा पर हिडमा का मारा जाना अपने आप में एक सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। और लगातार जिस तरह से लाल आतंक जो खात्मा को लेकर जो बात की गई है 31 मार्च 2026 तक जिस तरह से बात की गई है, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लाल आतंक अब अंतिम चरण में है। कुछ महीने ही बचे हैं कि जो लाल आतंक जड़ से समाप्त किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हिडमा का मारा जाना अपने आप में सबसे बड़ी बात है। जी, निश्चित तौर पर हिडमा का मारा जाना बड़ी बात है और लाल आतंक का दायरा सिमट चुका है, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसकी तारीख भी तय कर दी गई है शासन की तरफ से और लगातार ये कहा जा रहा है कि मार्च 2026 तक आखिरी
एक तरह से दिन तय किया गया है कि उसके बाद निश्चित तौर पर जो लाल आतंक है, जो माओवाद है, उसको समेट दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए सुमेश हमसे। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। on the rise, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। मथुरा की गलियों में गूंजे है राधा, अयोध्या में दूर हुई मंदिर की बाधा, काशी प्रयागराज की गोल्डन चमक, यूपी सरकार की गूंजे धमक। सड़कों पर फर्राटा फिक्रलेस बिल्कुल बिंदास, एक्सप्रेस वे पर साइंस आए पूरा विश्वास। विकसित यूपी की बढ़ गई प्यास, 2047 का ये विजन बहुत खास। माफिया का दी एंड, फियर गॉन, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर हुआ स्ट्रॉन्ग। बेखौफ घूमे जनता, गुंडों पर मार, नया यूपी तोड़ रहा पुरानी दीवार। यूपी ऑन द राइज, सुन ले आसमां, डबल इंजन का ये मिशन है महान। 2047 तक हम न रुकेंगे, 6 ट्रिलियन का ड्रीम पूरा करेंगे। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आतंक पर लगातार एक्शन जारी है। नक्सलियों के खिलाफ किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है ये हमने आपको बताया, और अब हम आपको बताएंगे कि दिल्ली ब्लास्ट में आतंक के खिलाफ किस तरह से एक्शन लिया जा रहा है। दिल्ली विस्फोट मामले में सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई लगातार जारी है। आज सुबह से ही प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी छापेमारी कर रहा है, और ये छापेमारी हरियाणा के अल फलाह विश्वविद्यालय के दिल्ली स्थित ओखला ऑफिस समेत 25 अन्य ठिकानों पर की जा रही है। जी हां, 25 अन्य ठिकानों पर, ओखला यूनिवर्सिटी के 25 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। ईडी सुबह 5 बजे से ही अल फलाह विश्वविद्यालय के ट्रस्टियों, संबंधित व्यक्तियों और संस्थाओं से जुड़े ठिकानों पर लगातार छापेमारी कर रही है। सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। और इससे पहले कल दिल्ली पुलिस ने अल फलाह विश्वविद्यालय के कुलपति को फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल मामले और धोखाधड़ी के आरोपों में 2 समन जारी किए। यूजीसी और एनएसी की शिकायत पर विश्वविद्यालय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। झूठे एनएसी मान्यता दावों को से संबंधित धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। और यह कार्रवाई सिर्फ फरीदाबाद या अल फलाह विश्वविद्यालय तक जारी नहीं है। जम्मू कश्मीर की काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर सीआईके ने आज एक सफेदपोश आतंकी मामले की जांच के सिलसिले में श्रीनगर, बडगाम और कुलगाम जिलों में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। सूत्रों के मुताबिक कुलगाम के बुगाम इलाके में और श्रीनगर के एसएमएचएस अस्पताल में तैनात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमर फारूक के आवास की तलाशी ली गई है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर उमर फारूक छापेमारी के समय वहां घर पर मौजूद नहीं थे। दरअसल जम्मू कश्मीर पुलिस उस सफेदपोश आतंकी मामले की जांच कर रही है जिसमें कुछ स्थानीय डॉक्टर शामिल पाए गए हैं। इस मॉड्यूल का भंडाफोड़ जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद में किया था। इस आतंकी मॉड्यूल में शामिल डॉक्टर्स का सुराग जैश ए मोहम्मद के 2 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने दिया था। तो लगातार इस पूरे मामले में, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो या फिर फरीदाबाद हो, अल फलाह विश्वविद्यालय की खाक छानी जा रही है। और उसी तरह से श्रीनगर में भी और बडगाम में, कुलगाम में लगातार ये जो छापेमारी है, सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए दोनों जगहों से, फरीदाबाद से अंकित मिश्रा और जम्मू कश्मीर से जावेद, हमारे 2 सहयोगी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित के पास आएंगे। अंकित, सबसे पहले आपके पास, और जानना चाहेंगे क्या ये जो सघन छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है, क्या कुछ इसमें निकल रहा है, क्या कुछ अपडेट्स आप हमको देंगे? देखिए, अल फलाह यूनिवर्सिटी की पोल लगातार खुलती हुई नजर आ रही है और जो जितनी भी एजेंसियां हैं उनके रडार पर ये बनी हुई है। और इस एजेंसी में, या यूँ कहीं एजेंसियों को जो लगातार वित्तीय अनियमितता हो या फिर अन्य तरीके के जो डॉक्यूमेंटेशंस की दिक्कतें हैं वो इस यूनिवर्सिटी को लेकर के मिली हैं। और इसी वजह से जो इसके डायरेक्टर हैं, प्रमोटर्स हैं या फिर इसमें इन्वेस्टर्स हैं, उन तक पर अब ये जांच की जो कार्यवाही है लगातार बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे ही राजधानी दिल्ली में भी इसी तरीके से ईडी की छापेमारी चल रही है। और दूसरी तरफ 25 जगहों पर, यानी दिल्ली समेत 25 जगहों पर ईडी जो है वो दबिश दे रही है, लगातार छापेमारी कर रही है। और
सघन जांच कर रही है। हर उस ट्रेल को निकाला जा रहा है, खोला जा रहा है जो कि इसमें संलिप्त किसी भी तरीके से पाया जा रहा है। और इन सब के बीच जो सबसे बड़ा घटनाक्रम ये है, क्योंकि अल-फलाह यूनिवर्सिटी जो डॉक्टरों को यहाँ पर पढ़ाने के लिए नियुक्त किया गया था, उनके तार कहीं ना कहीं इस बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ते हुए नजर आया। अब उसी के बाद लगातार हर उस एंगल को सर्च किया जा रहा है, खोजा जा रहा है, जिससे कोई भी चूक ना रह जाए। और यही वजह है कि ईडी हो, एनआईए हो, ये तमाम एजेंसियां जो हैं लगातार दबिश जो है ऐसे ठिकानों पर, ऐसे लोगों पर या यूं कहें साजिशकर्ताओं पर दे रही हैं जो कि इसमें संलिप्तता जिनकी हो सकती है या मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से जो कार्रवाई हो रही है उसमें एक बात तो पूरी तरीके से क्लियर है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास डॉक्यूमेंटेशंस को लेकर के, क्योंकि जब ईडी कार्रवाई करती है तो ये साफ हो जाता है कि वहां पर डॉक्यूमेंट्स में पहली गड़बड़ी होगी, अकाउंट्स का जो लेन देन है यानी आय और व्यय दोनों में कुछ ना कुछ गड़बड़ी होगी, ये वहां पर क्लियर हो जाता है। और ईडी के पास इतना अधिकार रहता है कि वो मनी ट्रेल कि कहां से फंड हो रहा है, उस फंड का इस्तेमाल किस जगह पर किया गया, क्या उस पैसे का इस्तेमाल यूनिवर्सिटी के लिए किया जा रहा था या किसी और कारणों में उसका इस्तेमाल किया जा रहा था। ये वो सारे सवाल हैं जिस पर ईडी जवाब जो है इन दस्तावेजों को खंगाल करके निकाल रही है। और जैसे जैसे दस्तावेज या यूं कहें फाइलें खुलती हैं, वैसे वैसे परत दर परत अल-फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर दबे वो राज जो हैं बेपर्दा हो रहे हैं। और एकाएक करके लगातार इसी को लेकर के ईडी और अलग अलग एजेंसियां वहां पर मौजूद। जी बिल्कुल अंकित, वाइस चांसलर को भी 2 समन जारी किए गए हैं, ये किस मामले में है और किस तरह से देखते हैं कि ये जब वाइस चांसलर से लेकर के विश्वविद्यालय के खिलाफ अगर FIR हो रही है तो ये एक बहुत बड़ा रैकेट था, जिसको कहना चाहिए। देखिए साफ तौर पर, क्योंकि वित्त एक तो यूनिवर्सिटी पर ही इतने सवाल हैं और लगातार सोशल मीडिया पर ये मांग भी कई जगह देखने को मिली है कि यूनिवर्सिटी के खिलाफ अगेंस्ट में भी लोग आ रहे हैं। और यूनिवर्सिटी में जो क्योंकि देखिए जब भी चांसलर पर बात आती है, क्योंकि उन्हीं के यूनिवर्सिटी के अंदर ये सब कुछ होता रहा, क्या उन तक ये चीज़ खबर नहीं थी? अगर खबर थी तो उनकी तरफ से कार्यवाही क्या की गई? एक तो ये भी सवाल है। दूसरा सवाल ये भी है कि जो यहाँ पर फंड था, फंड का एलोकेशन होता है, उसको किस आधार पर किया जा रहा था? कौन कौन सी सेल कंपनियों को बना करके पैसे को अल-फलाह में लगाया गया, ये अल-फलाह से बाहर की तरफ किया गया, वो भी एक सवाल है। जो सैलरियां बांटी गई हैं अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, वो किस आधार पर, क्या बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को एक तरीके से कहीं इस्तेमाल में किया गया है या बैंकिंग के अलावा कैश ट्रांजैक्शंस किए गए हैं? क्योंकि ये भी देखने को मिला है, जो सोर्सेज बता रहे हैं कि कैश ट्रांजैक्शंस भी हो सकते हैं, अलग प्रोसीजर भी यूज किया गया है। इतना ही नहीं है, बल्कि कई जगह तो ये भी है कि शेल कंपनी एक ही नाम पर कई फोन नंबर भी रजिस्टर है, यानी जो सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं। क्योंकि जब तक ये चीजें बाहर आती हैं और ईडी या फिर एजेंसियों की तरफ से कुछ सामने नहीं आता, तब तक इस पर कुछ भी कह पाना फौरी तौर पर एक तरीके से कहें तो जल्दबाजी होगी। लेकिन जो सोर्स जानकारी दे रहे हैं वो यही है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी इस समय पूरी तरीके से सेंटर है। और ठीक बात है। और अगर जो जांच जिस तरह से आपने कहा से लेकर बिल्कुल जो जांच है उसके तार सिर्फ अल-फलाह यूनिवर्सिटी तक नहीं रुके हैं, बल्कि जांच जम्मू कश्मीर में भी हो रही है। जावेद हमारे साथ अनंतनाग से जुड़े हुए हैं। जावेद, किस तरह से ये पूरी जिसको कहा जा रहा है कि सफेद पोश मामला है, सफेद पोश आतंकी मामला, और डॉक्टर्स उसमें शामिल, सबसे बड़ी बात ये, और उनके खिलाफ अब जो एक के बाद एक परतें जो हैं वो खोली जा रही हैं। सघन छापेमारी अभियान घाटी से लेकर के जम्मू तक चलाया जा रहा है, क्या जानकारी देंगे ऑन ग्राउंड आप? जी अंकित, मैं आपको बता दूं कि जब से दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है तब से सीआई के जो है कश्मीर में जगह जगह रेड जा रही है कि और लोगों को जो इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं उनको सामने लाया जाए। अगर हम आज की बात करें, आज श्रीनगर में, कुलगाम में और अनंतनाग में जगह जगह पे छापामारी हुई और ये देखा गया कि कुछ लोग इसमें और भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। बुगाम में डॉक्टर उमर हैं, उनके घर पे जो है छापामारी हुई, लेकिन वहां पे उमर मौजूद नहीं है। उमर जो इस वक्त हैं वो जीएमसी श्रीनगर में तैनात हैं। और इसी तरह से अनंतनाग के शांगस इलाके में भी छापामारी हुई और छापामारी जगह जगह चल रही है और कोशिश की जा रही है कि जो कल्प्रिट्स हैं उनको सामने लाया जाए। जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं या और लोग भी इस व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल में मौजूद हैं, शामिल हैं, उनको सामने लाया जाए ताकि ये पूरा जो मॉड्यूल है जो बस्ट हो जाए और जो इसके पीछे कल्प्रिट से जो मकसद है उस मकसद तक जो है सिक्योरिटी एजेंसीज पहुंच सके। सीआई के जगह जगह जो है तलाशी कार्रवाइयां कर रही। कुछ बरामदगी की जानकारी इसके बारे में जावेद, क्या कुछ बरामद हुआ है? कोई बातचीत, कोई क्लू कुछ मिल पाया है अभी तक?
जी कुछ दस्तावेजात जो जिहाद के रिलेटेड कुछ डायरीज, कुछ डिजिटल डायरीज है, वो बरामद कहीं कहीं पे हुई है। और एक बात तो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा, जो डॉक्टरान मिल्लत एक आउटफिट है, जो औरतों का एक आउटफिट है जी, उसकी जो देख रेख कर रही थी आसिया अंद्राबी, जो अभी जेलड है, उनकी जगह पे जो डॉक्टर उमर की बीवी है शहजादा, कहीं ना कहीं उसकी इन्वॉल्वमेंट दिखाई जा रही है कि वो अब रिक्रूट कर रही हैं औरतों को कि वो कहीं ना कहीं से अपर या गाउन से काम करें। और जो डॉक्टरान मिल्लत एक जमाने में बड़ा एक्टिव हुआ करता था जम्मू कश्मीर में, उसको एक बार से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। उसको जो डॉक्टर आसिया अंद्राबी है, जो जेल्ड है इस वक्त, वो उसको देख रेख कर रही थी, लेकिन अब उसकी जगह कहा जाता है कि जो डॉक्टर उमर फारूक है, कार्डियोलॉजिस्ट जो है, जो अभी जीएमसी श्रीनगर में तैनात है, उनकी बीवी शहजादा जो है, वो उनकी जगह जो है आसिया अंद्राबी की जगह अब जो है डॉक्टरान मिल्लत की देखरेख कर रही है। और कोशिश की जा रही है कि औरतों को शायद इसमें लाया जाए, वो अंडरग्राउंड काम करें। और ये भी पुष्टि हुई है, एक सोर्स से पता चला है कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। जी, ये एक नई जानकारी आपने दी। अब आसिया अंद्राबी की जगह पर कोई और आपने बताया कि डॉक्टर की पत्नी को इसमें इन्वॉल्व किया गया है, इसकी और ज़्यादा छानबीन की जा रही है। ये आपने एक खबर जिसको कहना चाहिए कि ये नई जानकारी दी है, और इस बारे में और भी हम समय समय पर आपसे और अंकित आपसे भी हम अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और इसके बाद बात करेंगे बिहार में सरकार गठन पर मंथन लगातार जारी है। पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर हलचल तेज हो गई है। कल पटना में बीजेपी विधायक दल की बैठक होनी है। इससे पहले दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बीजेपी और जेडीयू की एक अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय गृह मंत्री ललन सिंह, दरअसल ललन सिंह जो कि बीजेपी के नेता, वो भी शामिल हुए। बैठक के दौरान विधानसभा स्पीकर और महत्वपूर्ण विभागों के बंटवारे पर चर्चा चल रही है। वहीं गठबंधन के छोटे सहयोगियों की बात करें तो चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा के साथ बातचीत का जिम्मा केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान संभाल रहे हैं। सूत्र बता रहे हैं कि इन तीनों दलों के साथ सरकार में हिस्सेदारी को लेकर के सहमति बन चुकी है। तो अमित शाह के आवास पर बेहद महत्वपूर्ण बैठक चल रही है और बीजेपी जेडीयू की अहम बैठक है। इसमें जेडीयू की तरफ से भी संजय झा और ललन सिंह शामिल हैं। और इसके साथ ही साथ बिहार में भी तमाम जो कवायद है वो चल रही है। बिहार में नई सरकार के गठन को लेकर जिस तरह से बताया कि हलचल लगातार तेज है और भारतीय जनता पार्टी अपने नवनिर्वाचित विधायकों की होने वाली बैठक में कल विधानमंडल दल का नेता भी उसका चयन करेगी। इस संबंध में पार्टी की ओर से सभी 89 नवनिर्वाचित विधायकों और 21 विधान परिषद सदस्यों को सूचना भेज दी गई है। बैठक भाजपा प्रदेश मुख्यालय स्थित अटल सभागार में होगी, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय नेतृत्व ने अभी तक आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के नाम की घोषणा नहीं की है। हालांकि ऐसी अटकलें हैं कि रक्षा मंत्री और पूर्व भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह को पर्यवेक्षक के रूप में भेजा जा सकता है। पार्टी की इस महत्वपूर्ण बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हैं। बैठक के उपरांत बीजेपी विधानमंडल दल की नेता और उपनेता के नामों की औपचारिक घोषणा की जाएगी। इसके साथ ही यह भी स्पष्ट हो जाएगा कि नई सरकार में बीजेपी की ओर से किन नेताओं को उप मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। कल विधायक दल की बैठक है, उसके बाद फिर एनडीए के विधायक दल की बैठक होगी और 20 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह गांधी मैदान में मनाया जाएगा और इसमें अपने यशस्वी दुनिया के लोकप्रिय नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके साथ साथ हमारे सभी भाजपा के वरिष्ठ नेता, विभिन्न प्रदेश के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और समाज के गणमान्य लोगों को भी उसमें आमंत्रित किया गया है और करीब 2 से 3 लाख लोग इस ओथ शिरोमणि में, शपथ ग्रहण समारोह में उनकी उपस्थिति, ऐतिहासिक उपस्थिति दर्ज होगी। और ये तो हुई बीजेपी की बात। वहीं जनता दल यूनाइटेड विधायक दल की बैठक कल होने की संभावना है। विधायक दल की बैठक में नेता का चयन किया जाएगा और इसके साथ ही एनडीए विधायक दल की संयुक्त बैठक भी कल होगी।
इससे पहले कल नीतीश कुमार ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात कर 19 नवंबर को सरकार भंग करने की जानकारी दी है। एनडीए के घटक दलों ने कल अपने विधायक दल के नेताओं का चयन किया है। चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने राजू तिवारी को विधायक दल का नेता चुना है, जबकि जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तान आवामी मोर्चा ने प्रफुल्ल मांझी को विधायक दल का नेता चुना है। नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में होगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित एनडीए के कई वरिष्ठ नेताओं और मंत्रियों के शामिल होने की उम्मीद है। और बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत हासिल करने के बाद एनडीए की ओर से नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। और इस सिलसिले में राजधानी पटना में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। जीतन राम मांझी के साथ हम पार्टी के विधायक दल के नेता प्रफुल्ल कुमार मांझी भी मौजूद रहे। तो लगातार बैठकों का, मुलाकातों का सिलसिला जारी है और एक के बाद एक जो प्लान ऑफ एक्शन है वो सामने आता जा रहा है। पहले जो एनडीए के तमाम घटक दल हैं, चाहे वो बीजेपी हो, जेडीयू हो, उनके विधायक दल की बैठक होनी है। अभी हमने आपको बताया कि किस तरह से जो बाकी छोटे दल थे उन्होंने अपने अपने विधायक दल का नेता चुन लिया है और जेडीयू और बीजेपी अपने विधायकों के दल का नेता अपना जो पार्लियामेंट्री पार्टी है, यानी कि जिसका विधायक दल का नेता है, वो चुनाव करेगी। और उसके बाद एक संयुक्त बैठक होगी एनडीए की, जिसमें नेता चुना जाएगा और मुख्यमंत्री दरअसल नीतीश कुमार को चुना जाएगा और उसके बाद 20 तारीख को यह शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से राजनीति आगे बढ़ रही है पटना से लेकर दिल्ली तक, बात भी करेंगे हम। हमारे साथ हमारे संवाददाता मधुरेश पटना से जुड़े हुए हैं, दिल्ली से शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। सबसे पहले पटना, क्या कुछ राजनीतिक गतिविधियां चल रही हैं? बैठकों का दौर जारी है और अब तो एक तरह से कहा जाए तो गांधी मैदान को सवारने सजाने का काम भी शुरुआत हो चुकी होगी। मधुरेश, क्या जानकारी देंगे आप? हाँ बिल्कुल, देखिए जहां तक बैठकों की बात है तो जो बैठकों का दौर है वो पटना से लेकर के दिल्ली तक लगातार चल रहा है और जो बड़े नेता हैं वो लगातार नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। हमने अभी देखा भी कि जीतन राम मांझी प्रफुल्ल मांझी के साथ में गए थे, नीतीश कुमार से मुलाकात की। इससे पहले कल शाम बताया जा रहा है कि ललन सिंह भी सीएम नीतीश कुमार से मिलने गए थे। उसके बाद संजय झा के साथ में वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दूसरी तरफ जहां तक गांधी मैदान का सवाल है तो गांधी मैदान को कल से आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। आम लोगों का जो प्रवेश है वो गांधी मैदान में वर्जित कर दिया गया है। पटना डीएम ने बकायदा इसके लिए एक आदेश निकाला है और वहां पे शपथ ग्रहण समारोह के लिए जो टेंट वगैरह लगाने का काम है वो शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में करीब 1.5 लाख लोग शामिल होंगे, जिसमें बीजेपी शासित या एनडीए शासित हम कहें एनडीए शासित राज्यों के जितने सीएम हैं वो होंगे। इसके अलावा जितने भी स्टार प्रचारक जो कि बिहार विधानसभा चुनाव में जमीन पर उतर करके जनता के बीच थे और एनडीए के लिए प्रचार कर रहे थे, वो सभी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा जो भी समाज के प्रभुत्व लोग हैं, जो चिंतक विचारक लोग हैं, उनको विशेष रूप से एनडीए की तरफ से इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए न्योता भेजा जाएगा। इसके अलावा ठीक बात है मधुरेश, इस तरह के जब शपथ ग्रहण समारोह होते हैं या इस तरह की जब सरकारें गठन होती हैं तो जाहिर तौर पर मंत्रियों के नाम की और कौन मंत्री बनेगा इसको लेकर के एक बड़ी चर्चा की शुरुआत हो जाती है और अब तो उप मुख्यमंत्री पद के नाम की भी चर्चा की बात कही जा रही है। क्या कुछ खबरों में छनकर आ रहा है? किस तरह से ये दृश्य जो है वो भी देखना बड़ा रोचक होता है, क्या जानकारी देंगे उसको लेकर? देखिए अभी अंदर खाने कई तरह की बातें चल रही हैं और सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके अनुसार इस बार बीजेपी के 16 विधायकों को मंत्री पद दिया जा सकता है। इसके साथ ही जदयू में एक मुख्यमंत्री पद के साथ 14 विधायकों को मंत्री पद दिया जा सकता है। इसके अलावा जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हिंदुस्तान आवामी मोर्चा सेकुलर, उसके भी एक विधायक को मंत्री पद दिया जा सकता है। वर्तमान में भी जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष सुमन, वो लघु सिंचाई विभाग के मंत्री हैं। समझा जा रहा है कि एक बार फिर से जो नई सरकार का गठन होगा उनको ही मंत्री पद दिया जा सकता है। इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को भी मंत्री पद देने की
बात चल रही है, ऐसी जी। चर्चा है। इसके अलावा जो बड़े नेता या जो कहें जो पहले से मंत्री थे, जिसमें जीवेश मिश्रा है, नीतीश मिश्रा हो, अशोक चौधरी हो, विजय चौधरी का भी नाम काफी चल रहा है। ठीक बात है, इन्हें भी मंत्री नामों पद की दिया जा चर्चा चल सकता रही है। है, आप उन नामों पर चर्चा भी कर रहे हैं, लेकिन जिसको कहते हैं कि मेनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द सिप, तो बहुत सारी चीजें हैं अभी, जब तक नाम तय ना हो जाए। शैलेंद्र मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं इस बात पर। शैलेंद्र, दिल्ली से बहुत कुछ तय होता है और दिल्ली में भी बैठकों का दौर जारी है, खासतौर पर जो गृह मंत्री के यहाँ बैठक हो रही है, कितनी महत्वपूर्ण, क्या कुछ तय होने जा रहा है वहां से? देखिए, कल पटना में जेडीयू की और बीजेपी की बैठक होनी है नवनिर्वाचित विधायकों की, और उसके बाद एनडीए की संयुक्त बैठक होगी। एनडीए के जो बाकी घटक दल हैं वो अपने नेता का चुनाव कर चुके हैं। जैसा हम जानते हैं, हम पार्टी हो या बाकी लोजपा की आपने बात की, अब ये तय होना है कि मंत्रियों की संख्या, जो दो सबसे बड़े घटक दल हैं जेडीयू और बीजेपी, उनकी कितनी हो, विधानसभा अध्यक्ष खाते में जाए, जेडीयू के खाते में जाए कि बीजेपी के खाते में जाए, और क्या कुछ एक तरह से स्वरूप हो, इस पर एक चर्चा को लेकर यह माना जा रहा है कि ये बैठक जो गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर हो रही, जिसमें जेडीयू की तरफ से जिसके कार्यकारी अध्यक्ष है संजय झा और राजीव रंजन सिंह लल्लन सिंह जो केंद्रीय मंत्री भी है, वो शामिल है। बीजेपी की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। तो इसमें ये एक महत्वपूर्ण रूपरेखा पर चर्चा हो सकती है, क्योंकि कल एनडीए की संयुक्त बैठक होनी है पटना में, और उससे पहले प्रभारियों के नाम का ऐलान भी हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। तो उससे पहले की जो कवायद है, क्योंकि तारीख तय हो चुकी है, 20 तारीख को शपथ ग्रहण होना है, कल बैठक होनी है विधायक दल की, बीजेपी और जेडीयू की, फिर एनडीए की बैठक होनी है। फार्मूला तय है कि 6 विधायकों वाली में एक मंत्री, यानी तकरीबन आप उस तरह से देखें तो 15-16 जो संख्या बताई हमारे सहयोगी ने, वो जेडीयू और बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है। जबकि हमसे एक मंत्री बनना ही है, और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से भी एक मंत्री हो सकता है, और लोजपा के खाते में कहा जा रहा है कि कम से कम 3 मंत्री पर जरूर जाएगा। ऐसी चर्चा है, अंतिम तौर पर क्या होगा देखना होगी वाली बात होगी, क्योंकि बहुत समीकरण होते हैं, कुछ सामाजिक समीकरण ध्यान में रखे जाते हैं, कुछ युवा चेहरे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष का पद किसको मिलेगा, वो किसके खाते में जाएगा, इसको लेकर बड़ी चर्चा है। तो क्या इस पर चर्चा हो रही है? हालांकि देखिए, अभी जो हमारे सूत्र है वो पुष्टि करने के लिए तैयार नहीं है, उन्होंने इस बात से इनकार कर दिया जिनसे हमने बात करने की कोशिश की। लेकिन जब दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हो रही है, जिसमें जेडीयू के 2 शीर्ष नेता मौजूद हैं और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, तो निश्चित तौर पर सरकार बनाने के पहले की जो कवायद है, यानी सब कुछ साफ हो जाना चाहिए स्थिति, उस पर हो सकता है कि चर्चा हो रही हो, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल। जी बिल्कुल, इस बात के कयास बिल्कुल लगाए जा रहे हैं। आप अपनी नजरें इन बैठकों पर बनाए रखें, और मधुरेश आप भी पूरी खबर पर नजर बनाए रखें। हम समय समय पर दिन में और भी अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल में एसआईआर की कवायद किस तरह से आगे चल रही है, लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। 1 नहीं 2 नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद बात करेंगे पश्चिम बंगाल के एसआईआर की, जहां विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रगति की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की 4 सदस्यीय केंद्रीय टीम कोलकाता पहुंची हुई है। चुनाव आयोग का प्रतिनिधिमंडल उत्तर और दक्षिण कोलकाता के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक कर रहा है। बैठक की अध्यक्षता सीनियर डिप्टी चुनाव आयुक्त ज्ञान भारती कर रहे हैं।
एसआईआर प्रक्रिया के काम की समीक्षा करने के लिए बैठक हो रही है। चुनाव आयोग ये सुनिश्चित करना चाहता है कि मसौदा सूची में मृत अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके, यानी कि वहां चले गए, और डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम एनुमरेशन फॉर्म में ना हो। इस महीने आयोग की ये दूसरी राज्य स्तरीय समीक्षा यात्रा है। ये टीम 21 नवंबर तक राज्य में रहेगी और अपने दौरे में कोलकाता, दक्षिण 24 परगना, नदिया, मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में एसआईआर की स्थिति की समीक्षा करेगी। महीने की शुरुआत में हुई पहली यात्रा में टीम ने उत्तर बंगाल के 3 जिलों में प्रगति का जायजा लिया था। सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल में 3 चरणों वाली एसआईआर प्रक्रिया का पहला चरण 4 नवंबर से शुरू हुआ था। मतदाताओं के बीच प्रपत्र वितरण लगभग पूरा हो चुका है। बूथ स्तर अधिकारियों द्वारा संग्रहित प्रपत्रों के डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है और अब तक 1 करोड़ से अधिक प्रपत्र डिजिटल रूप में परिवर्तित किए जा चुके हैं। 27 अक्टूबर तक राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या 7,66,37,529 दर्ज की गई है। पूरी एसआईआर प्रक्रिया अगले वर्ष मार्च तक पूर्ण होने की उम्मीद है। तो ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है और पश्चिम बंगाल में विशेष ये हो जाती है क्योंकि एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर जिस तरह से राजनीति देखने को मिल रही थी और लगातार ये राज्य सरकार की ओर से ममता बनर्जी की अगुवाई में ये बार बार कहा जा रहा था कि एसआईआर का वो विरोध करेंगे और एसआईआर में उनके लोगों का नाम काट दिया जाएगा, जबकि चुनाव आयोग की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा था कि ये किसी भी योग्य जो मतदाता है उसका नाम नहीं कटेगा और कोई भी व्यक्ति जो मतदान के योग्य नहीं है उसका नाम इसमें शामिल नहीं होने दिया जाएगा। यही दरअसल एसआईआर की मंशा है। और अब एसआईआर की समीक्षा के लिए निर्वाचन आयोग की 4 सदस्यीय टीम कोलकाता में पहुंची हुई है और पश्चिम बंगाल पहुंची है दरअसल, और ये दूसरी बार है, लगातार ये दूसरी समीक्षा यात्रा है निर्वाचन आयोग के सदस्यों की। और अगर हम एम्यूनरेशन फॉर्म्स की बात करें तो वो लगभग बांटे जा चुके हैं। 1 करोड़ से ज़्यादा ये फॉर्म्स बांटे जा चुके हैं और अब इसके बाद लोगों की तरफ से इसको भरकर जमा करने की प्रक्रिया जो है वो भी चल रही है। डिजिटाइजेशन इसको किया जाएगा जो फॉर्म्स आए हैं और उसके बाद किस तरह से लगातार जो है वो इसको आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये हमारे साथ इस पूरे खबर पर बातचीत करने के लिए कोलकाता से सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता वो जुड़े हुए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सौरभ, किस तरह से जो चुनाव आयोग की टीम आई है, क्या कुछ बैठकों का दौर जारी है, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ अपडेट्स हैं एसआईआर को लेकर के, क्या जानकारी आप देंगे? देखिए, आज से 4 दिन रहेंगे चुनाव का आयोग के जो प्रतिनिधि दल है, यहाँ पे 4 दिन रहेंगे। उसमें आज का दिन कलकत्ता जो नॉर्थ है, कलकत्ता साउथ है, वहाँ के जो डीओज है, जो ईआरओज है, उनसे बैठक हो रही है। जिला शासक है, जो प्रशासनिक आधिकारिक है, उनसे बैठक हो रही है। उसके बाद वो यहाँ पे दक्षिण 24 परगना, साउथ 24 परगना, जो अभिषेक बनर्जी का कॉन्स्टिट्यूएंसी जिस जिला के अंदर आता है, वहां पे वो बैठक करेंगे। उसके बाद नदिया, मुर्शिदाबाद, मालदा, ये सब जिला अगले 3 दिनों में बैठक होगा। इस बैठक का सबसे ज्यादा फोकस पॉइंट यही है कि अभी एनुमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है, लगभग 100% डिस्ट्रीब्यूटेड हो चुका है। अभी कलेक्शन का शुरू हुआ है। 7 करोड़ 66 लाख जो वोटर्स है, उनका एनुमरेशन फॉर्म कलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ है और उसको डिजिटलाइज का प्रोसेस शुरू हुआ है। लेकिन इस दौरान अभी भी बिहार की तरह यहाँ पे 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर नवान्न से नहीं मिला, यानी राज्य सचिवालय से नहीं मिला है। हालांकि कमीशन ने यहाँ से एक फाइल भेजा था, लेकिन उस फाइल में अभी तक मंजूरी नहीं आया। तो ये सारा काम, जो डिजिटलाइजेशन का जो सारा काम है, आप मानो 7 करोड़ 66 लाख वोटर है, तो इनका जो बीएलओज है उनको ये काम करना पड़ रहा है। लेकिन बीएलओज का कहना है कि डेटा एंट्री ऑपरेट के करने के साथ जो बीएलए है, जहाँ पे कई बीएलए ऐसे हैं जो बीएलओ के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, तो ऐसे वो काम निर्वाचन कमीशन जो गाइडलाइन बता रहे हैं संविधान के मुताबिक, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, वैसे वो काम कैसे करे। ये जो सिचुएशन है, यहाँ पे कमीशन ने एक चीज स्पष्ट कर दिया है कि एनुमरेशन फॉर्म में जो मृत वोटर है, जो शिफ्ट हुए हैं, पहले कहीं रहते हैं अब कहीं और रहते हैं, और जो डुप्लीकेट वोटर्स है उनका नाम 9 दिसंबर जो ड्राफ्ट लिस्ट निकलेगा इस पूरे प्रक्रिया के बाद, वहां पे नहीं रहना चाहिए। अगर वो रहता है तो कहीं जाके जिसने एनुमरेशन फॉर्म में साइन किया है
कुछ हद तक बीएलओ उस पर इस तरह से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो निश्चित करे कि जो डेटा एनुमरेशन फॉर्म में आ रहा है वो सही है। दूसरी ओर बीएलए का जो दबाव की बात है, उस बात को लेके भी ये कमीशन ने और एक बार स्पष्ट किया है कि बीएलए अगर ऐसा होता है कि बीएलओ नहीं जा पा रहे हैं काम की आसानी के लिए, बीएलए फॉर्म कलेक्ट कर रहे हैं और वो दिन में 50 फॉर्म कलेक्ट करके बीएलओ को दे रहे हैं, अगर ऐसा कुछ सिचुएशन है फिर भी वहां पे बीएलए को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, यानी उस पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव को ये देना पड़ेगा, ये मुचलेका देना पड़ेगा कि यहाँ पे जो जो इंफॉर्मेशन है वो वोटर्स ने डाले हैं, वोटर्स के प्रेजेंस में डाले गए हैं और इसमें हस्ताक्षर वोटर का है। तो ये सारी जो बात है, जो बीजेपी का विपक्ष का जो कहना है कि एसआईआर के चलते बहुत सारे मृत वोटर है, बहुत सारे बांग्लादेशी वोटर है, बहुत सारे डुप्लीकेट वोटर्स है। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था यहाँ के प्रतिपक्ष नेता ने, कल ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, बारुईपुर पश्चिम के कंस्टिट्यूएंसी को लेके कई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिया है। तो इन सब बात को लेके आज कमीशन यहाँ पे ये बैठक कर रही है और कमीशन क्या चाहती है एसआईआर को लेके, बंगाल में कमीशन का नजरिया क्या है, क्योंकि बंगाल का गवर्नमेंट में भी सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया है तमिलनाडु के साथ। तो बंगाल में क्या नजरिया है इलेक्शन कमीशन का, वो आज स्पष्ट कर देंगे जो इलेक्शन कमीशन के रिप्रेजेंटेटिव्स आए हैं, वो सीनियर डिप्टी कमिश्नर गणेश भारती के नेतृत्व में। जी, निश्चित तौर पर तो ये प्रक्रिया जो है वो जारी है और आपने जिस तरह से बताया कि चाहे वो बूथ लेवल एजेंट्स हों, उनके ऊपर भी तमाम प्रतिबंध और कुछ शर्तें लगाई गई हैं और जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनसे तमाम अपेक्षाएं भी की गई हैं और इस बात की भी अपेक्षा की जा रही है कि जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं उनको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जाए, वो पूरे मन से, पूरे मनोयोग से और खुलकर स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम कर सकेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए सौरभ दत्ता। और अब बात करेंगे बांग्लादेश की। हसीना को मृत्युदंड न्याय या राजनीतिक बदला, ये बहुत सारे सवाल लोग पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा कैसा न्याय जिसमें एक पक्ष को सुना ही नहीं गया। अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने के खिलाफ आवामी लीग द्वारा किए गए देशव्यापी पूर्ण बंद के आह्वान के बीच बांग्लादेश की स्थिति शांत लेकिन तनावपूर्ण है। प्रमुख शहरों में सुरक्षा बलों ने सड़कों पर कड़ी निगरानी बनाए रखी है। हसीना पर सोमवार को आए इस बड़े फैसले के बाद किसी तरह की हिंसा की सूचना नहीं मिली है, जबकि ढाका और अन्य प्रमुख शहरों में यातायात बेहद कम रहा है और संभावित अशांति की आशंका के बीच लोगों की आवाजाही सीमित रही है। कई कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों में भी उपस्थिति कम रही है। भारी हथियारों से लैस पुलिस, रैपिड एक्शन बटालियंस और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने सरकारी इमारतों, पार्टी कार्यालयों और प्रमुख चौराहों के आसपास 24 घंटे गश्त जारी रखी। राजधानी के कई हिस्सों में सुरक्षा बल जो सुरक्षा घेरा है उसको उन्होंने बनाए रखा, जबकि बैरिकेड्स और चौकियों पर निगरानी जारी रहेगी। वहीं आवामी लीग ने सोमवार से सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में मंगलवार को देशव्यापी पूर्ण बंद का आह्वान किया था। तो आवामी लीग का बांग्लादेश बंद आज जारी है। शेख हसीना की मौत की सजा पर बांग्लादेश में आवामी लीग का ये देशव्यापी बंद है, जिसको कहना चाहिए कि मिला जुला असर देखने को मिल रहा है और जो सुरक्षा बल हैं वो चाक चौबंद है इस पूर्ण बंद को लेकर के। और बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा सुनाए जाने पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने खेद जताया है। यूएन मानवाधिकार प्रवक्ता रवीना शामदासानी ने 17 नवंबर 2025 को जिनेवा में जारी बयान में कहा कि यूएन इस मुकदमे की प्रक्रिया का हिस्सा नहीं था, लेकिन यूएन हमेशा कहता है कि ऐसे मामलों में निष्पक्ष सुनवाई होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि मामला अनुपस्थिति में चला और इसमें मौत की सजा दी गई, इसलिए ये और भी गंभीर बात है। खास करके इसमें अंतर्राष्ट्रीय अपराध की बात कही गई है और इसमें अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों का ख्याल रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम मौत की सजा पर खेद जताते हैं, हम हर स्थिति में इसका विरोध करते हैं। तो यानी खेद भी जताया है यूनाइटेड नेशंस ने और उसका विरोध भी किया है। यूएन मानवाधिकार उच्चायुक्त बोल्कर टर्क ने सभी लोगों से शांति बनाए रखने की और संयम बरतने की अपील की है।
और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ बांग्लादेश में पूर्व भारतीय उच्चायुक्त रही वीना सीकरी मौजूद हैं। मैडम सीकरी, बहुत स्वागत है आपका। एम्बेसडर सीकरी, आपसे जानना समझना चाहेंगे, दो बातें जहन में आती हैं। एक तो अभी हमने बताया कि यूएन ने इसको डिस्कार्ड कर दिया है, और दूसरी चीज ये कि लीगली क्या किसी भी तरह की बाइंडिंग है इस मुकदमे की? एब्सेंटिया में सुना गया जो पक्ष था शेख हसीना का, वो रखा नहीं जा सका और अब उनको फांसी की सजा। तो ये तो सीधे तौर पर राजनीतिक बदले की भावना से नजर आता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो बिल्कुल राजनीतिक बदलाव का तरीका है, क्योंकि अब देखिए, ये जो आईसीटी है, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल, जिसमें शेख हसीना की ट्रायल की गई है, इनका तो काम ही नहीं है। ये तो बिल्कुल ऐसा चीज है कि कोई भी आप स्पेशल कोर्ट बना के कर दीजिए। ये आईसीटी, इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल, 1973 में बना था, जब शेख मुजीब प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि वॉर क्राइम्स, जिन्होंने वॉर क्राइम 1970 वॉर में किए, उनके ट्रायल के लिए। जब शेख हसीना 2009 में प्रधानमंत्री बनी, तब उन्होंने इसको ज्यादा एक्सपैंड किया, वो पार्लियामेंट्री एक्ट को, और ये कहा, सिर्फ ये कहा कि अब हम ट्राइब्यूनल फॉर्म कर रहे हैं और सारे वॉर क्रिमिनल्स को ट्राई कर रहे हैं। ये आईसीटी का काम सिर्फ ये है। लेकिन 2024 पिछले साल, जब मोहम्मद यूनुस ने इंटरिम रिजीम के चीफ एडवाइजर का पद संभाला, तो उन्होंने अपने आप कह दिया कि हम आईसीटी में शेख हसीना का ट्रायल करेंगे। तो ये तो बनता ही नहीं, इट्स नॉट ऑथराइज्ड। ये एब्सोल्युटली गैर कानूनी है, क्योंकि कोई पार्लियामेंट नहीं है जो ऑथराइजेशन दे सकता है, कुछ भी नहीं है। अपने आप उन्होंने ये निर्णय ले लिया। और फिर उन्होंने दोबारा दूसरी बात जो उन्होंने की पिछले साल, कि सारे जो जजेस थे, सुप्रीम कोर्ट जजेस, हाई कोर्ट जजेस, आईसीटी जजेस, आईसीटी प्रोसिक्यूटर, इनका जबरदस्ती उन्होंने इस्तीफा दिलाया मॉब वायलेंस के थ्रू, कि वो भीड़ आके उनको इर्द गिर्द घेरे थी, या उनके घरों में जाके वायलेंस करती थी, टेररिज्म करती थी। और फिर इन्होंने रिटायर, सबको रिजाइन करवा दिया और नए लोगों को लाया। ये भी गैर कानूनी है, क्योंकि वो तो इंटरिम रेजिम के चीफ है। तो जब उन्होंने ऐसे किया, तो ऐसे ही लग रहा है कि ये एक हाईली पॉलिटिसाइज्ड ट्रायल थी। और मैं इसमें आपको ये भी बात बता दूं कि जो आईसीटी पहले वॉर क्रिमिनल्स की ट्रायल करते थे, और उसमें एक लॉयर थे मोहम्मद ताजुल इस्लाम, जो सारे जमाते इस्लामी के वॉर क्रिमिनल्स की डिफेंस करते थे। वो डिफेंस लॉयर थे। अब यही डिफेंस लॉयर आईसीटी के चीफ प्रोसिक्यूटर बन गए हैं, सरकार की तरफ पे आ गए हैं। तो इसी से पता चलता है कि सत्ते में कौन है। जमाते इस्लामी का सत्ता तो है ही, और ये मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने ही गैर हाजिरी में शेख हसीना को मौत की सजा दिलवाई है। और जैसे आपने सही बताया, यूएन, अन्य लोग कह रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है। ये बिल्कुल, इन्होंने बिल्कुल अपनी फिक्र प्रकट की है कि ये कैसे हो सकता है। ये तो बिल्कुल लगता है कि फेयर ट्रायल नहीं है। तो ये भी हमने देखा है कि अब ढाका में, जैसे आप दिखा रहे हैं, अवामी लीग ने एक लॉकडाउन बंद का कॉल दिया था, शेख हसीना ने खुद दिया था, और इतना सक्सेसफुल रहा है। तो ये इससे ये साबित होता है कि शेख हसीना का सपोर्ट जो है, जो अवामी लीग की प्रेजेंस जो है, वो बिल्कुल पूरी तरह से कायम है, बल्कि शायद उनका सपोर्ट ज्यादा बढ़ गया है। और जो ये लोग सोच रहे थे, मोहम्मद यूनुस और अन्य लोग, जमाते इस्लामी के लोग, कि जब शेख हसीना चली गई हैं तो इनका सपोर्ट खत्म हो जाएगा, ये बिल्कुल ऐसे नहीं हुआ है। और पूरे देश में इनका सपोर्ट है। तो इसलिए ये जो उन्होंने पॉलिटिसाइज्ड ट्रायल की है, इसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। जी, एक बात और समझना चाहेंगे आपसे कि इस पूरे फैसले का, इस पूरे खित्ते में, इस पूरे रीजन पे, और खासतौर पर जब हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करते हैं, किस तरह का इसका असर होगा? कैसे आप देखती हैं? क्या इसके रिपरकशंस हो सकते हैं? क्या प्रॉस एंड कॉन्स हैं? कैसे इसका आकलन करेगी? देखिए, सबसे पहले बात तो है कि जमात इस्लामी चाहती है कि वो सरकार में आए, कि वो सत्ता में आए। हमने देखा है कि पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन जो हुआ था पिछले साल जुलाई अगस्त के महीने, उसके पीछे एक्सटर्नल पावर भी थे, लेकिन कॉन्डुइट पाकिस्तान था। ये सब पाकिस्तान के जरिए हुआ है, और पाकिस्तान का कॉन्डुइट बांग्लादेश में हमेशा जमात इस्लामी रहा है। 1971 के पहले और 1971 के बाद और 1971 के तहत सब तरीके से जमात इस्लामी पाकिस्तान का
अव्वल नंबर का पार्टनर है। तो इसलिए उनकी कोशिश ये है, और पाकिस्तान आजकल बहुत ही एक्टिव है बांग्लादेश में। वो उनकी आर्मी के साथ बांग्लादेश आर्मी के साथ जुड़ना चाहते हैं, अपने ब्रिगेडियर्स को भेजा है आर्मी में एम्बेड करने के लिए। वो लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद खुलेआम कह रहे हैं कि हम अपने लोगों को बांग्लादेश भेज रहे हैं रेडिकलाइजेशन के लिए। हिजबुल तहरीर और इस्लामी आंदोलन बांग्लादेश, ये तो यूनुस रिजीम के सरकार में जुड़ गए हैं, एडवाइजर हैं, मंत्री के पद पे हैं। तो हालांकि ऐसे बिल्कुल रूल तो ऐसा ही है कि ये जो इंटरिम रिजीम होती है, केयरटेकर गवर्नमेंट होती है, उसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होना चाहिए। तो सारा कुछ तो आज की तारीख में बांग्लादेश में हो रहा है। ये सिर्फ ये है कि अवामी लीग का सत्ता कम किया जाए, खत्म किया जाए। उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया है कि अवामी लीग को इलेक्शंस में भाग नहीं लेने देंगे, उनकी एक्टिविटीज पे रोक लगाई है। तो ये सब चीजों से साबित होता है कि ये पूरा एक हाईली पोलिटिसाइज साजिश है, और जमात इस्लामी अवामी लीग को खत्म करना चाहती है। दूसरी तरफ से बीएनपी को भी कमजोर करना चाहती है। वो बीएनपी को भी अपने आप से अलग कर रहे हैं। वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि सारे इस्लामिस्ट पार्टीज इकट्ठे होके इलेक्शन जीते और सत्ते में आए। और जो एडवाइजर्स हैं मोहम्मद यूनुस के, उन्होंने ये भी कहा है कि हम बांग्लादेश में खलीफा चाहते हैं, और अगर सिविल वॉर करनी हो तो वो भी हम करेंगे खलीफा बनाने के लिए। तो सिचुएशन वहां पे बड़ी गंभीर है, और इसका मेरे तरफ से सिर्फ एक ही इलाज है कि जो इलेक्शंस हैं वो जल्द से जल्द हों। फरवरी के महीने में अनाउंस किए गए हैं, और इस इलेक्शन में फ्री, फेयर, पार्टिसिपेटरी और इंक्लूसिव इलेक्शंस हो। जी, ये जो आपने आखिरी बात कही ना कि ये इलेक्शंस हों, फ्री, फेयर और इंक्लूसिव हों, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जिस तरह से वहां शासन चल रहा है, क्या ये फ्री, फेयर, इंक्लूसिव इलेक्शंस, पहली बात तो इलेक्शंस हो भी पाएंगे कि नहीं, और अगर होंगे तो किस तरह से होंगे, ये भी अपने आप में बहुत चुनौती है। मैडम वीना सीकरी, एम्बेसडर सीकरी, बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मंगलवार को विज्ञान भवन में 10 श्रेणियों में 46 विजेताओं को छठे राष्ट्रीय जल अवार्ड 2024 और जल संचय जन भागीदारी अवार्ड वितरित किए। इसमें सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को, सर्वश्रेष्ठ जिला छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव को चुना गया। इस दौरान जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने सीमित मात्रा में मीठे जल की मौजूदगी और उसके संरक्षण को लेकर दुनिया को सचेत किया। उन्होंने कहा कि जल का सक्षम उपयोग अनिवार्य है, और हमारे देश के लिए तो ये और भी जरूरी है। धरती पर उपलब्ध कुल जलराशि में से फ्रेश वाटर यानी मीठा पानी केवल 2.5% है। उसमें भी केवल 1% ही मानव समुदाय को उपलब्ध हो पाता है। जल का सक्षम उपयोग एक वैश्विक अनिवार्यता है। हमारे देश के लिए जल का सक्षम उपयोग और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश की जनसंख्या की दृष्टि से हमारे जल संसाधन बहुत सीमित है। प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता भी एक बड़ी चुनौती में झेल रहे हैं। और बिहार विधानसभा चुनाव में जन स्वराज पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। हार के बाद पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर जनता ने हम पर भरोसा नहीं जताया तो इसकी जिम्मेदारी 100% अपने ऊपर लेता हूं। हम लोग बिहार आज से 3.5 साल पहले व्यवस्था परिवर्तन के संकल्प से आए थे। एक ईमानदार प्रयास किया है और उसमें बिल्कुल सफलता नहीं मिली, ये मानने में कोई गुरेज नहीं है। व्यवस्था परिवर्तन के जिस अभियान को लेकर चले थे, व्यवस्था परिवर्तन की बात तो छोड़िए, सत्ता परिवर्तन भी हम लोग नहीं करा सके, लेकिन बिहार की राजनीति को बदलने में जरूर थोड़ी बहुत भूमिका हम लोगों की बनी है। तो हम लोगों से जरूर कुछ गलती हुई होगी, हम लोग के प्रयास में, हम लोग के सोच में, हम लोग के बताने के तरीके में जरूर कुछ गलती रही होगी कि जनता ने हम लोग को नहीं चुना है, तो उसकी जिम्मेवारी जो है वो पूर्णतः मेरी है। और जापान के टोक्यो में आयोजित डेफलिम्पिक्स में लगातार दूसरे दिन भारतीय निशानेबाजों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला।
भारत की अनुया प्रसाद ने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। वहीं प्रांजलि धूमल ने रजत पदक अपने नाम किया। पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में अभिनव देशवाल ने लगभग 236 अंक के साथ रजत पदक हासिल किया। अभिनव ने क्वालिफाइंग में 570.6 पॉइंट्स हासिल करके इक्वल डेफ क्वालिफिकेशन वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया। भारत ने इस प्रतियोगिता में अब तक 7 पदक जीत लिए हैं। तो मिड डे प्राइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। मिड डे प्राइम के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ।